हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सिंह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिकली हम इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं सेल के बारे में। ठीक है, तो जब हम लोग अपनी 9th क्लास में थे, जब हमने पढ़ा था, तो हमारे टीचर्स हमें सेल के बारे में बहुत सारी बातें बताते थे, बहुत सारी चीजें हमें समझाते थे कि क्या होती है सेल। तो अब एक हमने इमेजिन करना है आप लोगों को, एक घर इमेजिन करो। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जो एक घर होता है उसकी वो बना किससे होता है? अगर हम बात करें घर के बारे में, तो एक घर किससे बना हुआ होता है? एक ब्रिक का बना होता है। करेक्ट? किसका बना होता है? एक ब्रिक का। और बहुत सारी ब्रिक्स मिलके एक पूरे घर को फॉर्म करती है। ठीक, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये ब्रिक है, दिस सिंगल ब्रिक इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ दिस हाउस। फंडामेंटल का मतलब ये होता है जिससे कोई चीज मिलकर बनी हो। करेक्ट? तो इस घर की फॉर्मेशन, ये घर किससे मिलकर बना? ये घर किस चीज से ऑर्गेनाइज हुआ? ब्रिक से। तो इस घर का फंडामेंटल यूनिट कौन हुआ? ब्रिक। अब ऐसे ही हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लाइक मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम भी तो किससे मिलके बने होंगे? हमारी बॉडी भी तो किसी ना किसी चीज से मिलके बनी होगी। तो वही चीजों के बारे में आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे जाके आपको ये पता लगेगा कि वो जो जिस जिस चीज से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, चाहे वो हमारी हो, चाहे वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, हम सब एक सेल के मिलके बने हुए हैं। और हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हम अभी अभी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, तो अब हम सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ इस स्लाइड पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं, और हर एक सेल का अपना डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। ठीक है, तो सेल्स परफॉर्म अ ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट रोल्स विद इन योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में जब भी कोई एक्सटर्नल बैक्टीरिया वो मान लो, या कोई भी ऐसा वायरस मान लो जो एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में कुछ सेल बनाती है, जिन्हें हम बोलते हैं इम्यून सेल्स। क्या बोलते हैं? इम्यून सेल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इम्यून सेल्स। अब इम्यून सेल्स का काम क्या होता है? उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से लड़ना। ठीक, ऐसे ही अब हमारी जो बोन्स हैं वो भी किससे मिलके बनी हुई हैं? सेल से मिलके बनी हुई हैं। करेक्ट? वहीं पर अगर हम बात करें हमारी स्किन के बारे में, बात करें, या फिर कुछ ऑर्गन्स की आउटर लेयर की बात करें, तो वो जो लेयर बनी हुई है, हमारी जो स्किन है, वो भी सेल की मिलकर बनी हुई है। और उन सेल्स का नाम क्या होता है? आपका एपिथेलियल सेल्स। क्या नाम होता है उन बच्चों? उनका एपिथेलियल सेल्स। करेक्ट? क्या नाम होता है उनका? एपिथेलियल सेल्स। अब वापस से पीछे आते हैं। अब देखो आप लोगों को अच्छे से पता है आपका घर है, घर के अंदर आप हो। अब बारिश आई, बहुत तगड़ा तूफान आया, बहुत तेज धूप आ रही है। आपको इन सब चीजों से कौन बचा रहा है? आपका घर बचा रहा है ना। और आपका घर किससे मिलकर बना हुआ है? ब्रिक से। करेक्ट? अब वही मैं अगर बात करूं कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कौन बचा रहा है? कैन वी से कि स्किन? यस, वी कैन। वहीं अगर हम बात करें अंदर हमारी बॉडी से डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरस से कौन लड़ता है? इम्यून सेल्स लड़ती हैं। कौन लड़ती हैं? इम्यून सेल्स। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होता है, अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक है, अब आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। जैसे हम बात करें ब्लड सेल्स के बारे में, तो जो ये देख रहे हो, ये हमारी ब्लड सेल्स हैं। दीज आर
ब्लड सेल्स। क्या है ये? ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? दे कैरी न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, सम अदर न्यूट्रिएंट्स, और बेसिकली जो मेन होता है यहाँ पर वो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से ये बाहर ले जाते हैं। आप लोगों ने कभी सुना होगा, हम सांस लेते हैं तो हम इनहेल करते हैं O2 को, करेक्ट? हम इनहेल किसे करते हैं? O2 को। और एक्सहेल किसे करते हैं? CO2 को, करेक्ट? लेकिन ये O2 और CO2 का आदान प्रदान चलता कैसे है हमारी बॉडी के अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? मैं देखो, अगर समझाने को हो, अगर ये टॉपिक को बहुत ज्यादा वो करना हो तो इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन पूरा कर सकते हैं हम, लेकिन अभी वो चीज आप लोगों के लिए बहुत एडवांस चली जाती है। हम लोग अभी नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि जो O2 हमने ली वो O2 हमारी ब्लड सेल्स कैरी करती हैं और वो फिर हमारे किसके पास जाती हैं? लंग्स के पास में जाती हैं। किसके पास में? लंग्स के पास में। और फिर वहां पर स्टोर्ड CO2 जो हमारी बॉडी ने बनाई है उसे लेके बाहर चली जाती है। फिलहाल आपको ये नहीं समझना कि कौन लेके जा रहा है कौन गया, बस मेरा ये इस बात से ये समझना है कि ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ले जाना और हमारी O2 को ले जाना और CO2 को एक्सेल आउट करवाना, बाहर निकलवाना, करेक्ट? चलो जी आगे चलते हैं। और इन्हीं each of these cell types play a vital role in the growth, development and day to day maintenance of the body, correct? चले अब हम बात करने जा रहे हैं सेल की। हम बात सेल की कर रहे हैं। सेल के बारे में बात कर ली, सेल को समझ लिया, कितने मतलब सेल का फंक्शन समझ लिया कि अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। लेकिन सबसे पहले सेल किसने देखी थी? सबसे पहले सेल किसने देखी थी? तो ये देख रहे हो महाशय, है ना? ये महाशय का नाम है हमारा रॉबर्ट हुक। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में प्लांट के जो आउटर पोर्शन होता है ना, बार्क, उसकी सेल्स को इन्होंने देखा था, उसके टिश्यू को बेसिकली देखा था। और टिश्यू किसका मिलके बना हुआ होता है? सेल का। तो वो जो सेल्स थी वो आपकी डेड सेल्स थी। कैसी सेल्स थी? डेड सेल्स। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे हु डिस्कवर्ड या हु फाउंड सेल, ये सेल नाम किसने दिया, तो आपका पूरा क्रेडिट जाता है किसको? आपके रॉबर्ट हुक को। डन। लेकिन अगर आपसे पूछे, देखो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी या आप कह सकते हो ढूंढी, वो सेल आपकी कौन सी थी? डेड सेल थी। कैसी सेल थी? डेड सेल। लेकिन अगर हम बात करें कि फिर पहली लिविंग सेल किसने देखी? पहली लिविंग सेल, पहली डेड सेल किसने देखी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ने। लेकिन पहली लिविंग सेल किसने देखी, तो उसके बारे में आपको अब इस क्लास में पता लग जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वो पर्सन थे जिन्होंने सेल नेम दिया। इन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। इन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। इस बुक के अंदर इन्होंने सेल्स को छोटे छोटे कंपार्टमेंट से रिजेंबल करा था, छोटे छोटे कंपार्टमेंट से सिमिलर मतलब बताया था, और कहा था कि जो ये देखो, ये असल में जो ये वाला इमेज देख रहे हो, ये आपका वो बार्क वाला पोर्शन है, ठीक है? और ये छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स हैं, ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं, इन्हीं का नाम इन्होंने क्या दिया था? सेल। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो सेल की जो स्ट्रक्चर है, जब उन्होंने ये स्ट्रक्चर देखी थी, उन्हें कुछ ऐसा लगा था जैसे उन्होंने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा हो, एक हनी कॉम्ब देखा हो। क्या देखा हो? एक हनी कॉम्ब देखा हो। तो ये रॉबर्ट हुक ने बताया था। ही डिस्कवर्ड द सेल, ही गेव द नेम सेल। कब दिया था? 1665 में दिया था। सेल कौन सी देखी थी? डेड बार्क सेल, करेक्ट? समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेल्स ने
सॉरी, जो हुक ने सेल देखी थी वो सेल आपकी डेड टिश्यू में देखी थी, कॉर्क, जो बार्क का पोर्शन होता है कॉर्क, उसमें देखी थी। करेक्ट। अब पहला इंसान, पहले साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी वो थे हमारे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने पहली लिविंग सेल देखी थी। कहां देखी थी? तो इन 1670s उन्होंने अपने कुछ पावरफुल माइक्रोस्कोप बिल्ड करे और उसके थ्रू उन्होंने लिविंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स देखे थे, जैसे बैक्टीरिया एंड स्पर्म सेल। कौन कौन सी सेल देखी थी? बैक्टीरिया, ये हम बात कर रहे हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक के बारे में, जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी, और स्पर्म सेल। ये आपका जो डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, ये आपका स्पर्म सेल का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? स्पर्म सेल का। और यहीं अगर हम बात करें, ये हमारे हैं बैक्टीरिया सेल्स का, और ये फर्दर सेल्स हैं। चले, अब इन्होंने इन दोनों सेल्स को कलेक्टिवली एक नाम दिया था, जिन्हें हम बोलते हैं एनिमल क्यूल्स। क्या बोलते हैं? एनिमल क्यूल्स। जो आज के टाइम पर हम इसे जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से। किसके नाम से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम पे। करेक्ट। चलो आगे मूव करते हैं, समझते हैं। ओके, तो इस बात से हमें यह पता लगा कि हमने इतनी सारी बातें करी, सेल है, पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, ये सारी चीज समझी। सेल का डिफरेंट फंक्शन है, पूरी स्किन है, ये स्किन जो है क्या है? एपिथेलियल सेल की मिली हुई है, मिलके बनी हुई है। हमारी बोन है, हमारी बोन किससे मिली है? सेल से मिलके बनी हुई है। तो ये सारी बातें समझने के बाद और सुनने के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे। वो क्या था? मतलब हम नहीं, साइंटिस्ट पहुंचे। उन्होंने क्या कहा कि जितना भी लिविंग क्रिएचर है, आई एम नॉट इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली, मैं पूरे लिविंग क्रिएचर की बात कर रहा हूं, कि जितना भी लिविंग क्रिएचर है वो आपका एक फंडामेंटल आप बोल सकते हो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम बोलने वाले हैं सेल। अब पता है आप लोगों को। तो उस हमारी जितना भी लिविंग क्रिएचर है वो किससे मिलके बना हुआ है? सेल से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? सेल। So, despite the discovery that cells existed, it took quite some time for scientists to realize that cells are the essential building blocks. इन्हें क्या बोलते हैं? Essential building blocks of all plants, animals and other living things या living creatures. ठीक है? तो जितना भी living creature आप लोग देखते हो वो सब किसका मिलके बना हुआ है? सेल्स का मिलके बना हुआ है। डन? ओके। अब ये प्रूफ कब हुई बात? ये बात प्रूफ कब हुई? तो हमारे साइंटिस्ट थे, I'm marking them, Matthias Scladden and Theodor Swan। तो इन दोनों ने एक आइडिया दिया था, और इन दोनों ने बताया था कि जो भी सेल्स आप देखते हो, जितना भी लिविंग क्रिएचर देखते हो, वो मिलके किससे बना हुआ है? सेल से। और जो भी सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने ही जैसे सेल से मिलके बनी है। मतलब the different parts of plants and animals are made up of cells, and these cells can be produced from other cell। मतलब कि जितना भी आप लिविंग क्रिएचर देख रहे हो और उनके अंदर का जितना भी पार्ट देख रहे हो वो सारा सेल से मिलके बना हुआ है, और एक सेल दूसरी सेल को प्रोड्यूस करती है। और अभी इस चैप्टर, जब ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक आएगा उसमें हम समझेंगे थोड़ा सा सेल डिवीजन के बारे में। फिर भी मैं थोड़ा अभी बता दे रहा हूं, जो ये प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना ये लोग, कि जो सेल से, एक सेल से दूसरी सेल बनेगी, वो होगी हमारी थ्रू सेल डिवीजन। इसके थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू। एक सेल है, सपोज ये एपिथेलियल सेल है आपकी, ठीक है, ये आपकी डिवाइड करेगी इनटू 2 सेल्स। तो यही बोल रहे हैं यहां पर कि जितना भी लिविंग क्रिएचर देख रहे हो, इनका जितना भी बॉडी पार्ट है वो सब सेल से मिलकर बना हुआ है, और वो सारी सेल्स कहीं ना कहीं अपने ही जैसी सेल से डिवाइड होके बनी हुई है, उनसे ही प्रोड्यूस हुई हुई है। इसलिए इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम है सेल थ्योरी। अब हम डिटेल में और अच्छे से समझेंगे कि सेल थ्योरी के बेसिकली पोस्टुलेट्स थे क्या। देखो,
The cell theory states that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life. अभी मैंने समझाया जितना भी प्लांट एंड एनिमल्स है वो सब किससे मिलके बना हुआ है, सेल से मिलके बना हुआ है। और जो सेल का क्या नाम दिया उन्होंने, उस सेल को क्या बोला, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितना भी लिविंग क्रिएचर है, जितना भी हम लिविंग थिंग्स देख रहे हैं, वो सबका सब सेल से मिलकर बना है। फंडामेंटल का मतलब होता है जिससे कोई चीज बनी हो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आपको पता है सेल, बहुत सारे सेल्स आपस में मिले तो एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, और फिर हर सेल का अपना अपना फंक्शन है। तो यहां पर एक और नाम हम सेल को देते हैं, और डिफाइन देते हैं, क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आया? दोबारा बात कर ले, दोबारा समझ ले। चलो, तो सेल थ्योरी क्या बताती है कि जितना भी प्लांट और एनिमल है वो सब सेल से मिलकर बना हुआ है। अब सेल के बारे में हमने बात करी है काफी सारी, सेल के फंक्शन अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब हमारी जो स्किन की सेल है और हमारी जो हार्ट की सेल है, अब उनकी शेप बिल्कुल अलग है, करेक्ट, उनकी शेप बिल्कुल अलग है। तो उनकी शेप अलग, उनके फंक्शन अलग। तो एक तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, वाई, क्योंकि जो भी चीज हम लिविंग देखते हैं वो सब सेल से मिलकर बनी हुई है। और फंडामेंटल का मतलब ही क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब ही क्या होता है, जिससे कोई चीज मिलकर बनी हो। मूल कह सकते हो कि चीज का मूल क्या है। ओके, एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल बता दिया मैंने, सेल सेल आपस में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक बॉडी पार्ट बनाया, मतलब टिश्यू बनाया, टिश्यू ने फिर एक ऑर्गन बनाया, तो उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका फिर फंक्शन भी अलग होगा। ऐसी अगर हम बात करें दूसरे ऑर्गन की, तो उसका सेल का स्ट्रक्चर अलग, उसका फिर टिश्यू अलग, ऑब्वियस सी बात है, उसका ऑर्गन अलग, उसका फिर फंक्शन भी अलग। तो सेल्स का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट, फंक्शन भी डिफरेंट, तो इसलिए इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिटी भी बोलते हैं लाइफ का। ठीक है, ये थ्योरी दी किसने दी, अभी हमने पीछे की साइड में देखा, कौन थे, स्क्लेडन एंड स्वान। इनकी इस थ्योरी को विर्चो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेंड करा 1885 में, और उन्होंने ये बताया कि जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइव्ड है। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या, कि ये एक सेल है और ये डिवाइड करी है दो सेल में, फिर ये दो सेल डिवाइड करी अदर दो सेल में। तो अगर तुमसे कोई ये पूछे कि ये सेल किससे मिलकर बनी थी या ये सेल आई कहां से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेल कहीं ना कहीं इसी सेल से डिराइव्ड है। तो ये सेल जो है, दिस सेल, ये इस वाली सेल की, जिसे मैं मार्क कर रहा हूं रेड मार्कर से, ये वाली सेल की प्री एग्जिस्टिंग सेल है। दिस सेल इज द प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑफ दिस सेल। इसे नाम दे रहे हैं हम सेल 1, इसे नाम दे रहे हैं सपोज ये 1 2 1 2 3 4 5 6, सपोज ये 4th सेल, करेक्ट। तो दिस 4th सेल इज फर्स्ट सेल इज द प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑफ दिस 4th सेल। और ये हुआ कैसे, थ्रू सेल डिवीजन। मैंने जस्ट पीछे बताया सेल डिवीजन क्या होता है, सेल का डिवाइड करना, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं, थोड़ा सा रहा है इधर। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप in 1940s, it was possible to observe and understand the complex structure of cell. ठीक है, आपके माइक्रोस्कोप वगैरह आए और उसके थ्रू उन्होंने सेल के अंदर जाना शुरू करा। अभी सेल को देखा, फिर सेल के अंदर भी जाना शुरू करेंगे आने वाली अपना स्लाइड्स में। ओके, तो पहला पॉइंट तो क्या था, अगर हम लिखें सेल थ्योरी का, कि पहला पॉइंट क्या हो सकता है, चलो आप बताओ, सोचो थोड़ा सा, लगाओ आइडिया, लगाओ क्या हो सकता है। अगर हम सोचें, अगर हम समझें कि जितना भी सेल थ्योरी की बात हुई अब तक, वो क्या हो सकता है, उसका मतलब क्या हो सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जितना भी लिविंग थिंग्स है, करेक्ट, कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो पहला पॉइंट हम यहां मेंशन कर सकते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स are
कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और यही सेल क्या होती हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप ये बात तो आपको रट गई होगी। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसे ही क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब मैंने पीछे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि क्यों स्ट्रक्चरल बोला, ठीक है? ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। दूसरी बात क्या कही थी इन्होंने? तो दूसरी बात कही थी क्या? दूसरी बात क्या कही थी? ये लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, ठीक है? और क्या कहा था कि लाइफ इज रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, ठीक है? तो लिविंग थिंग्स और बेसिकली लाइफ की बात कर रहे हैं, तो सेल क्या है? सेल क्या है? सेल कह रहा था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखो वो अब कुछ भी कह लो, देखो मैंने वो ऑलरेडी यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, बट थ्योरीज के पॉइंट्स है तो लिख लेते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, और थर्ड मार्कर ले लेते हैं सुंदर सा, चलें देखें। और तीसरा पॉइंट क्या कहा था उन्होंने? तीसरा पॉइंट सेल थ्योरी से हमें क्या पता लगा? पहला तो ये था कि जितना भी लिविंग थिंग है वो सब सेल से मिलकर बना हुआ है। सेल जो है वो लाइफ का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ का बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। करेक्ट? थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट क्या था बच्चों, बताओ? अभी हमने अभी पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है कि जितना भी सेल हम देखते हैं, जितना भी लिविंग क्रिएचर देखते हैं, वो सब किससे मिलकर बना है? सेल से। और वो सेल कहीं ना कहीं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिराइव होती है, अराइव होती है, ठीक है? तो ऑल सेल्स come from their pre-existing cell। अगर जो बच्चा ऐसे भी यहां से देखता है, यहां से समझता है, मैं दोबारा बता देता हूं, ये एक सेल है, ये सेल डिवाइड करती है दो सेल में, फिर ये दो सेल फर्दर डिवाइड करती हैं अलग दो सेल में, ठीक है? और इन्हीं को, और ये डिवाइड जो कर रही हैं इसे ही बोलते हैं हम सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल डिवीजन। और बिकॉज ऑफ दिस सेल डिवीजन हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि जितना भी हम सेल देखते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बना हुआ है, उससे ही डराइव हुआ है, उससे ही प्रोड्यूस हुआ है। ओके, उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो देखो, अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है और बहुत सुंदर सा डायग्राम भी है, और ये डायग्राम आपने बचपन में खूब देखा है, खूब देखा है, 5th क्लास में, 6th क्लास में खूब देखा है, 7th में, 8th में खूब। बताओ, क्वेश्चन है, इज अमीबा कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल और मेनी सेल्स? अगर हम बात करें अपने बारे में, हमारे बारे में, तो ये तो हम हमें कोई ना भी बताए कि कितने, मतलब कोई ना भी बताए कि कितने सेल्स हमारे में, हम आराम से बता सकते हैं कि हमारे अंदर एक से ज्यादा सेल हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कि हम पता है कि एक से ज्यादा सेल हैं। लेकिन अमीबा की बात करें, अमीबा हमें अपनी इन आंखों से तो नहीं दिख सकता, ऐसे नहीं दिख सकता, हमें वो किसमें दिखता है? बहुत हाई पावर के माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है? तो फिर अब हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हम तो एक सेल से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, मतलब एक सेल से ज्यादा सेल है हमारे अंदर। तो अमीबा क्या एक सेल का है और बहुत सारी सेल्स का है? तो क्वेश्चन ये बनता है। तो बात आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और अगली ही स्लाइड में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिजम्स को उनके अंदर प्रेजेंट सेल्स के बेसिस पे, कि किसी के अंदर एक सेल है या एक से ज्यादा है, इसके बेस पे ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहली कैटेगरी है आपकी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरी है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स।
उससे पहले थोड़ा सा मैं कुछ आपको इसी तरह देखो, अब अमीबा का देखो ये स्ट्रक्चर है, आपको लग रहा होगा कि भाई ये इतना बड़ा दिखा रखा है, लेकिन असल में इतना बड़ा नहीं होता, बहुत बहुत माइन्यूट होता है, बहुत छोटा होता है। आप लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख पाओगे, नेकेड आई से तो नहीं दिखेगा वो, हमें इन आंखों से ऐसे नहीं दिखेगा कि अरे ये रहा अमीबा, नहीं ऐसे नहीं दिख सकता, नहीं दिखेगा, दिखेगा सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर। डन, ओके। अब देख लो, ये आपका देख रहे हो, इसे है, ये हमारा क्लेमाइडोमोनास है, यहाँ थोड़ा मतलब बहुत छोटा लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास हमारी क्या है, एक एल्गी है, क्या है बेटा, एल्गी है, और वो भी कौन सी, ग्रीन एल्गी है बच्चों, कौन सी एल्गी है, ग्रीन एल्गी। यहीं पर एक चप्पल की शेप का दिख रहा होगा, है ना, असल में ये पैरामीशियम है, क्या नाम है इसका, पैरामीशियम, क्या नाम बच्चों, पैरामीशियम। अब चप्पल मत बोल देना इसे, कि किसी के क्लासरूम में किसी की इस तरह की शक्ल है तो उसे पैरामीशियम में चप्पल बोल दो, नहीं, ये पैरामीशियम ही है, चप्पल मत बोल देना। और ये कौन है, अमीबा। अभी पीछे दिखाया ना मैंने, भाई बेचारे की कोई शेप ही नहीं है यार, अगर किसी ने तुम्हारे सामने ऐसे करके भी अमीबा बना दिया ना, तो हाँ ये अमीबा है, क्योंकि ये इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, डिपेंडिंग कि वो क्या कर रहा है, फूड इनहेल कर रहा है, मतलब फूड अपना खा रहा है, एक्सक्रीट आउट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये इसके इसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी पूरी शेप। चलो तो पढ़ते हैं। खांसी आ गई। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मतलब वही बताया हुआ है कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस हमने, लेंसेज जो थे बड़े बड़े माइक्रोस्कोप के थ्रू ये सब चीजें देखी थी हमने। एंड we now it is known that a single cell may constitute a whole organism। यही बात मैंने अभी जस्ट बताई आपको कि एक सिंगल सेल खुद में भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। क्या अमीबा खाना खाता है, अभी अमीबा क्या है, एक लिविंग सेल है, आप सबको पता है कि अमीबा एक लिविंग सेल है, करेक्ट, अमीबा एक लिविंग सेल है। अब लिविंग होने के लिए क्या चाहिए, फूड, अब भाई खाता है खाना, अगर लिविंग है तो सांस भी लेगा, और अगर सांस ले रहा है तो सांस छोड़ेगा भी, तो O2 भी लेता है और CO2 एक्सेल आउट भी करता है, मतलब अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। ये सब होता है इसके अंदर, अमीबा के अंदर, ये एक सारा काम हमारे अंदर भी होता है। बताओ, हम भी सांस लेते हैं, हम भी लाइक O2 लिया, CO2 निकाला, खाना खाया, करेक्ट, हमारे अंदर जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है भाई अमीबा के अंदर भी सब चल रहा है। और हम क्या है, बहुत सारे सेल के मिलके बने हुए ऑर्गेनिजम्स, और ये क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक सेल है सिर्फ, एक सेल, सिंगल सेल। तो ये चीजें हम अब पढ़ेंगे आगे, अभी चलो मैं देखो आगे आएगा वो, फिर भी मैं अभी बता दे रहा हूं कि हमारी बॉडी के अंदर एक डिविजन ऑफ लेबर नाम की चीज होती है। क्या होती है, डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि काम बांट देना, सेल के टाइप पे, सेल की शेप के अकॉर्डिंग उसका काम बढ़ जाना। तो हमारी बॉडी में हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, स्टमक का काम क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना। तो ये सारा काम तो किसके अंदर भी हो रहा है, अमीबा के अंदर भी हो रहा है। तो अमीबा एक सेल है, इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर भी कुछ चीज प्रेजेंट है, सेल के अंदर भी कुछ चीज प्रेजेंट है जो ये सारा काम कर रही है। अब अगर एक सिंगल सेल के अंदर है तो सिंगल, अब सेल हमारे पास भी है तो वो उस सेल के अंदर भी होगा, और हमारे पास तो बहुत सारी सेल्स हैं तो हर सेल के अंदर होगा। सॉरी, है ना। तो अभी वही पढ़ने वाले हैं हम, उन चीजों को बेसिकली हम सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल। बस उसी के बारे में जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं, आने ही वाला है थोड़ी देर में, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरज रखें, पेशेंस रखें और एंजॉय करें आज का सेशन। चलो आगे चलते हैं। चलो जी, तो यही है, अभी मैंने बताया थोड़ा सा उसी के बारे में है कि सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले थे हमारे यूनी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। कौन थे, यूनी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनी का मतलब ही होता है बेटा क्या, सिंगल। अब ये वो सिंगल मत सोच लेना, ये सिंगल का मतलब क्या है, अकेला, ठीक है। जो शरारती बच्चे हैं वो सिंगल को किसी और चीज से रिलेट करेंगे, ना 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 ना, वो सिंगल नहीं है, ये नॉर्मल सिंगल है, अकेला है भाई, वो अकेली सिंगल सेल है। और मल्टी का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टी का मतलब मोर देन वन,
या बहुत, या एक से ज्यादा, या मतलब बेसिकली एक से ज्यादा ही होगा, मोर देन वन, करेक्ट। और सेल्यूलर का मतलब सेल, ऑर्गेनिजम्स का मतलब आपको पता ही है। चले, तो ऐसी ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल के मिलके बने हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल्स के मिलके बने हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल कौन कौन है? पीछे मैंने दिखाए थे, यहां भी लिखे हुए हैं, अमीबा, बैक्टीरिया, चप्पल। चप्पल है ये, पैरामीशियम है बच्चों, शेप उसकी वैसी है बट है पैरामीशियम। बात करें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, तो ये क्या है हमारा? प्लांट्स और एनिमल्स। आपको पता है हम प्लांट्स और एनिमल्स जो है, हम लोग क्या है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी सेल्स के मिलके बने हुए हैं। डन? अब तक समझ में आया? आई ये तो नहीं हुआ कि यहां से समझा और बाउंस खाया और सीधा बाहर, ऐसा तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? फिर ठीक है, फिर चलो आगे आ जाओ जी। तो आप लोगों के लिए स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और तीनों क्वेश्चंस के आंसर अब आपको देने हैं। बच्चों पढ़ो, पढ़े? चलो मेरे साथ पढ़ो, पढ़ो। एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ? जितना भी हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो एक सिंगल सेल से आया हुआ होता है या उससे मिलकर बना हुआ होता है। मेरा क्वेश्चन है हाउ। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट है कैसे? हाउ, कैसे? तो आप लोगों ने अभी आंसर लिखो इसका फटाफट से। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में क्या पढ़ा कि कोई भी सेल हो वो अपनी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिराइव होती है। तो अगर हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी में, मतलब हमारी जो बॉडी है पूरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, हम कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल के होंगे बेसिकली। अब मैं आपको बता दूं, जाइगोट आपका जो हम लोग बनते हैं, हम लोग जाइगोट से बनते हैं। स्पर्म होता है, स्पर्म होता है मेल का सेक्स और आपका सॉरी सेक्स ऑर्गेनल होता है। तो स्पर्म होता है और ओवम होता है, ये दोनों का फ्यूजन होता है और आपका क्या बनता है? जाइगोट बनता है। वो जाइगोट जो होता है ना वो सिंगल सेल होता है बेटा। अब उस जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन चलती है, जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया था, एक सेल से 2 सेल, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से बहुत सारी सेल बनेगी, ठीक है? उनकी भी स्टेजेस होती हैं, बट वो आप लोगों के सिलेबस का नहीं है, बहुत ज्यादा आगे का है। बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जाइगोट है, जाइगोट के अंदर डिवीजन हुआ और फिर हमारी पूरी बॉडी बनी। वी ह्यूमन हम ऐसे, और प्लांट्स भी हम ऐसे बने। अच्छा प्लांट्स, अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो बात की बात है, पहले ये समझ लेते हैं। तो हम लोग जो हैं, जो आप देखते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हमारी जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल की मिली, मतलब उससे बनी हुई है। और हाउ, तो हाउ का आंसर है, सेल थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा है कि एवरी सेल हैज कम फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। आया समझ में? और ये बात नहीं कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल बनती कैसे है? बाय, इसे बढ़िया से मार्कर से लिखते हैं, अच्छे से शाइनिंग मार्कर से, बाय, बोलो, बाय, यस, बाय, ओके, बाय किससे? सेल डिवीजन। डन हो गया? समझ लिया? एक बार देख लो। देख लिया बच्चों? डन? ओके, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, आर ऑल सेल्स सेम इन शेप एंड साइज? अब यार ये तो तुम लोग बहुत आराम से बता दोगे। हार्ट की सेल है, उसका शेप अलग है, स्किन की सेल है, उसका शेप अलग है। जब शेप अलग तो उनके साइज भी अलग अलग, ठीक है? यस। अच्छा इस वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, डू ऑल सेल्स प्ले द सेम फंक्शन इन आवर बॉडी? जो जितनी भी सेल्स हैं क्या उन सबका काम सेम है? तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, नहीं। हमारी हार्ट की सेल का काम कुछ और है, हमारी स्किन की सेल का काम कुछ और है, हमारी स्टमक की सेल का काम कुछ और है। तो हर एक सेल का काम अलग, ठीक है? शेप अलग, साइज अलग। डन? तो इसे क्या लिखेंगे? नो, हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स है उन सभी का फंक्शन सेम
नहीं है। चलें आगे बढ़े। ओके, अरे सर यार एक और क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, इसे भी करते हैं यार, डरना किस बात का। चलो देखो, तो क्वेश्चन है हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन। पहले बात तो मैं बता दूं आप लोगों को, डरना नहीं है, मेटाबॉलिक फंक्शन नाम पहली बार आया है तो सुन लेते इसके बारे में क्या होता है। मेटाबॉलिक फंक्शन का बेसिकली मतलब वही है, जितना भी हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन चल रहा है, एब्जॉर्प्शन चल रहा है, एसिमिलेशन चल रहा है, एक्सक्रीशन चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, सब ये सारा क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब कहानी ये है, क्या हर जितनी भी लिविंग सेल है वो ये सारे के सारे फंक्शन करती कैसे है? हमें पता तो है, हमें पता तो है कि ये सेल ऐसा काम करने वाली है, ये सेल ऐसा काम करने वाली है, हार्ट की सेल ब्लड पंप करने वाली है, स्टमक की सेल फूड को डाइजेस्ट करने वाली है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि करती कैसे है? कुछ तो चीजें होंगी जो इस चीज को करवा रही होंगी, कोई तो रीजन होगा ना इस बात के पीछे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आया क्यों फिर सामने, राइट? अब इस क्वेश्चन की तह में जाते हैं और इसका आंसर खोज के निकालते हैं और ढूंढते हैं कि भाई इसका आंसर होगा क्या। तो बच्चों पिछला अभी जितना मैंने पढ़ाया है, एक बारी दिमाग को फ्लैशबैक लेके जाओ, देखो एक बारी और फिर वापस आओ। मैं 10 तक गिन रहा हूं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 0। अब अपने फ्लैशबैक से वापस आ जाओ, अपने प्रेजेंट में आ जाओ, समझो। तो जो जो बच्चे पिछला सारा रिवाइज कर लिया इन्होंने, वो लोग देखे अब, और जिन्होंने नहीं भी करा वो भी देख ले, समझ में दोनों को आएगा। समझो, हमने अभी जस्ट पीछे ही एक वर्ड बोला था मैंने, एक मार्कर ले लो सुंदर सा, डिवीजन ऑफ लेबर। अब लेबर वो वाली लेबर नहीं है भाई, इस यहां पर इस वो लेबर का मतलब यहां वो जो जिस लेबर की आप बात कर रहे हो वो नहीं है, इसका मतलब यहां पे कुछ और है, सुन लो पहले। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम बांटना। क्या मतलब होता है? काम बांटना। अरे यार अब देखो, जैसे कि दिवाली आने वाली है ना, तो दिवाली पे घर पे सफाई होगी। अब तुम्हारे घर में कमरे हैं, 2-3 कमरे हैं, रसोई है ना, सब है, वॉशरूम है। तो भाई अब इसकी सफाई कौन करेगा? अब तुम घर में रहने वाले 5 या 6 जने हो, तो आपके पापा क्या काम करते हैं? आपके पापा क्या करते हैं? उन सारे कामों को हर एक बंदे को देते हैं। जो सबसे छोटा होगा उसे वॉशरूम पकड़ा देंगे, जो उससे बड़ा होगा उसे बाथरूम दे देंगे, और जो मम्मी पापा और हैं मतलब घर में 1-2 और जने हैं वो कमरे साफ कर लेते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि अगर हम समझे पूरे घर को, क्या समझे? बॉडी समझते हैं, एक ह्यूमन बॉडी समझते हैं, पूरे घर को क्या समझते हैं? ह्यूमन बॉडी। और ऐसे जो एक कमरे बता रहा हूँ, ये जगह जो बता रहा हूँ मैं, लाइक बाथरूम वॉशरूम वगैरह, ये सब ये जो है ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स मान लो। अब इन ऑर्गन्स के अंदर काम अलग अलग चल रहा है ना। अब हार्ट है, हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। स्टमक का काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना। किडनी का काम क्या है? यूरिन बनाना, है ना। स्किन का काम क्या है? बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाना। डन? ओके। तो अब हमारी बॉडी के अंदर क्या ये प्रेजेंट है? जो मैंने टर्म लिखी है आपके सामने, क्या ये हमारी बॉडी में होता है? अरे तो ये आंसर को ना, यस, अभी तो बताया मैंने, यस। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये डिवीजन ऑफ लेबर नाम की प्रॉपर्टी होती है। तभी तो हमारे ऑर्गन्स को पता है कि इनको काम क्या करना है। अब हार्ट को पता है उसे सिर्फ ब्लड को पंप करना है, किडनी को पता है उसे यूरिन फॉर्म करना है, उसका काम वही है, वही करेगा वो, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बच्चों। अब यही सारे काम अभी मैंने बताया था अमीबा के अंदर भी होते हैं, कि अब अमीबा एक लिविंग सेल है, भूलना मत। अमीबा क्या है? एक लिविंग सेल है। लिविंग सेल है तो खाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना यार। O2 लेगा, CO2 निकालेगा, सब करेगा। और है क्या? एक सिंगल सेल है क्या? एक सिंगल सेल है भाई। फिर हम में उनमें फर्क क्या रह गया? वो सिंगल सेल,
वो भी सारे मेटाबॉलिक फंक्शन कर रहे हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर भी चल रहे हैं। तो बेटा एक चीज आज हम नहीं पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है, है जगह भी नहीं बची, देखो, जिसका नाम है सेल ऑर्गेनिल्स। क्या नाम है बच्चों? सेल ऑर्गेनिल्स। अच्छा, सेल ऑर्गेनिल्स की वजह से जो अमीबा की सेल है, मतलब अब बेसिकली जो अमीबा एक सिंगल सेल है, मैं अभी बना के दिखा रहा हूँ, अभी ऐसा शेप नहीं होता, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप समझ जाओ ताकि। तो उसके अंदर ऐसे कुछ सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं जो ये सारे फंक्शन कराते हैं। सेल के इस अमीबा के अंदर कुछ बनाना, एनर्जी वगैरह बनाना, O2 को लेना, CO2 को बाहर निकालना, खाने को डाइजेस्ट पूरा करना, ये सब काम कौन करता है एक सेल के अंदर? सेल ऑर्गेनिल। तो बेटो एक चीज बताओ, हम भी तो कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल से मिलकर बने, और फिर हम आज जो है वो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म से। हमने सेल थ्योरी पढ़ी कि एवरी सेल हैज कम फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो कहीं ना कहीं ये जो सेल ऑर्गेनिल्स है अमीबा के अंदर भी है, वो हमारे अंदर भी तो होंगे, हमारी जो सेल्स है उनके अंदर भी तो होंगे। वो बात अलग है कि अमीबा के अंदर जो फंक्शन है खाली एक सेल कर रही है, लेकिन हमारे अंदर तो वेरियस सेल्स हैं, फिर वो सारा काम कर रही है वो, ठीक है। तो अब सुनो, क्या सारा काम मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गन का, ठीक है, इस बात से मतलब है, यानी कि एक सेल है वो सारे काम कर रही है, ना ना ना, उस ऑर्गन की जो सारी सेल है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन का फंक्शन कर रही है, ठीक है। चले, तो हर सेल के पास में क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, और ये सेल ऑर्गेनिल्स आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं? एक सेल को फॉर्म करते हैं। समझ में आया बच्चों? आया होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत आराम से चल रहे हैं, हम लोग बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत धीमे धीमे, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इसको, ओके। तो हमें पता है कि सेल्स की शेप डिफरेंट होती है, साइज डिफरेंट होता है, एक्टिविटीज भी डिफरेंट होती है, अभी देख लिया हमने पीछे। तो सेल्स के पास में, सेल्स के अंदर 3 मेजर फंक्शनल रीजन होते हैं। फंक्शनल रीजन का मतलब जो काम कर रहे होंगे वहां, बेसिकली 3 जगहों पे बेसिकली सेल के अंदर जो काम हो रहा होगा। पहला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा न्यूक्लियस बच्चों। क्या नाम है? न्यूक्लियस। और तीसरा कौन है हमारा? साइटोप्लाज्म। अब आने वाली क्लासेस में इसकी डिटेल्ड हम बातें करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले कौन सा पढ़ना है हमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पढ़े, शुरू करें आगे के, आगे का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ओके। अरे यहाँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए था, ये क्या लिखा है? डिफ्यूजन। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने से पहले हमें यह समझना होगा डिफ्यूजन क्या है। मैं बताऊंगा अभी आने वाली क्लासेस में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये काम होता है, तभी तो लिखा हुआ है यार बोर्ड पे, तभी समझाएंगे उसके बारे में, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या होता है? चलो सारे गूगल कर लो। कर लिया गूगल? निकाल लिया डेफिनेशन? हाँ चलो भाई, हमारे अकॉर्डिंग हमने तो यही पढ़ा है, डिफ्यूजन का मतलब कि किसी सब्सटेंस का उसकी हायर कंसंट्रेशन से उसकी लोअर कंसंट्रेशन पर जाना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझे? जैसे क्या है कि भाई एक मेरे पास, बच्चों एक मेरे पास बीकर है, इस बीकर में गैस भरी पड़ी है। क्या भरी पड़ी है? गैस है, और ये ऊपर से बंद है बीकर। अरे रुको, अच्छा सा बीकर लेते हैं, बढ़िया सा बनाते हैं, रुको जरा, अच्छा सा बीकर बनाते हैं और फिर समझते हैं उसे। ये तो बड़ा गंदा सा बीकर बन गया। देखो, ओके, देखो भैया, इसका कलर चेंज करते हैं। ओए हे, रुको, दोबारा बना लेते हैं इसको एक बार और। तो ये बीकर के थ्रू भी मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आप लोगों को, वो समझ रहे हैं। देखो, अब देखो, ये बीकर है और इस बीकर में मैंने कुछ गैसेस भर रखी है। इस बीकर के अंदर मैंने, ये रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं कुछ, सॉरी रेड नहीं, येलो लेते हैं कुछ, मैं बीकर से मतलब बीकर के अंदर गैसेस दिखा रहा हूं, ठीक है। और अब इस गैस, इस बीकर को ना मैंने एक ऐसे बीकर से कनेक्ट कर दिया है जिसके अंदर गैस नहीं है बच्चों। क्या नहीं है? गैस नहीं है, गैस नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अभी कनेक्ट कर दे रहे हैं उसको, एक मिनट,
ओके देखो कर दे कनेक्ट। चलो देखो बच्चों, अब पता है क्या होगा, यहां पर गैस जो है प्रेजेंट है, इधर गैस अब्सेंट है। यहां पर गैस, एक गैस जो है, जो कोई सी भी गैस है, अभी कोई मैंने पर्टिकुलर गैस की बात नहीं करी, यहां पर गैस प्रेजेंट है और इधर गैस अब्सेंट है। क्या है बच्चे? अब्सेंट है। तो पता है देखा यह जाता है कि ये जो गैस है इस टनल के थ्रू फ्लो करके इसके अंदर आ जाती हैं और तब तक आती हैं जब तक यहां की गैस की वॉल्यूम और इधर की सेम ना हो जाए। तो अब देखो जो डेफिनेशन थी वो यही तो थी कि फ्लो ऑफ सब्सटेंस या फ्लो ऑफ एनी सब्सटेंस, फ्लो ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम its higher concentration, from its higher concentration to its lower concentration. Done? अब यहां पर इस पर्टिकुलर गैस, इस गैस का नाम दे रहा हूं मैं ए गैस। क्या नाम है इसका? ए गैस। जो ये गैस ए थी यहां पर थी, यहां पर एब्सेंट थी, तो यहां पर इसकी जो कंसंट्रेशन थी ज्यादा थी, यहां पर इसकी कंसंट्रेशन कम थी, तो वो क्या हुआ, इसके थ्रू पास होकर यहां पर आ गई और तब तक आ गई जब तक इन दोनों की वॉल्यूम क्या नहीं हो गई, सेम नहीं हो गई। तो डिफ्यूजन का मतलब यही है। ठीक है, तो डिफ्यूजन का दोबारा डेफिनेशन पढ़ ले एक बार, दोबारा रिवाइज कर ले। क्या था कि किसी भी सब्सटेंस का उसके हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन पे फ्लो करना, इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब आप कहोगे सर यार ये क्या बोरिंग सा डिफ्यूजन पढ़ा रहे हो, हमारे काम का है। अरे बच्चों काम का है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आने वाली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये आएगा, बस फर्क ये होगा कि वहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करके कुछ होगा जिसके थ्रू ये सब पास हो रहा होगा। यहां पर अभी वो नहीं है बट वहां होगा, लेकिन ये सेम प्रोसेस चल रहा होगा उसके अंदर भी। ठीक है, ओके। तो यहाँ एक और एक हमारे सामने सुंदर सी इमेज है। यहाँ इन्होंने क्या करा है, मैं एक्चुअली बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इन्होंने क्या काम करा, उन्होंने कुछ इंक नहीं होती, इंक इस वाटर के अंदर यहाँ पर इन्होंने पुट कर दी इस जगह पे, और कुछ टाइम बाद देखा इन लोगों ने वो जो इंक है वो पूरे वाटर में डिजॉल्व हो गया। होता नहीं है कि आप थोड़ी सी गिर दो कोने पे ले जाके गिर दो इस बीकर के करके, तो कुछ टाइम बाद देखो जो है पानी का फैल जाती है। भाई कोई रीजन रहा होगा। तो अब समझिए ना रीजन। देखो जो ये बीकर था, इस बीकर के इस वाले कोने में क्या पड़ी हुई है, इंक पड़ी हुई है। डन। अब ये जो इंक है ये कुछ टाइम बाद पूरे बीकर में फैल जाएगी, है ना। तो उसका रीजन क्या है वो सुनो। देखो यहां पर इंक की, बेटा देखो ध्यान से, इधर इंक की क्या थी, हायर कंसंट्रेशन थी। क्या थी? हायर कंसंट्रेशन। बच्चों क्या थी? हायर कंसंट्रेशन। और यहां पर इस पूरी जगह पे इस इंक की क्या थी? लोअर कंसंट्रेशन। क्या थी बच्चों? लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन का मतलब कि वहां थी नहीं, वहां थी नहीं, अब्सेंट थी, तो इसे लोअर बोल दिया। अब हमने डिफ्यूजन पढ़ा है। डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना, और तब तक जब तक दोनों की वॉल्यूम क्या ना हो जाए, दोनों का अमाउंट सेम ना हो जाए। वो देख लो अब पूरे बीकर के अंदर क्या फैल गई, इंक फैल गई और प्रॉपर मॉलिक्यूल्स में फैल गई। ठीक है, चलो तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ऑस्मोसिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें इसे बता देता हूं कि जितना भी हमने पढ़ा है रिवाइज कर लेना। अगली क्लास में मिलेंगे ऑस्मोसिस के साथ में, अच्छे अच्छे डायग्राम्स मिलेंगे और अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ठीक है, और एक मिनट रुको, एक चीज और है यार, ये छोटा सा थैंक यू है। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वो बेल आइकन है ना उसको दबा दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।